सोचिए, एक ऐसा शहर जो हर त्योहार पर रोशनी से जगमगाता है, अगर वहीं अचानक डर, शक और हिंसा की परछाई फैलने लगे तो क्या होगा? क्या दिल्ली एक बार फिर उसी मोड़ पर खड़ी है, जहां एक छोटी सी चिंगारी बड़े दंगों की आग बन सकती है? और क्या त्योहारों से पहले माहौल को जानबूझकर जहर में बदला जा रहा है? यह सवाल सिर्फ सवाल नहीं है दोस्तों, ये चेतावनी है। दोस्तों, आप देख रहे हैं बुद्धा इंस्पायर्ड, मैं हूं विक्की कुमार। दोस्तों, दिल्ली के उत्तम नगर से जो तस्वीरें और खबरें सामने आ रही हैं, वो सिर्फ एक इलाके की कहानी नहीं है, बल्कि पूरे समाज के लिए चिंता का विषय बन चुकी है। 4 मार्च यानी होली के दिन एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरे मामले को आग की तरह भड़का दिया है। तरुण नाम के एक युवक की मौत हो गई, और यहीं से शुरू होती है एक ऐसी कहानी जिसमें 2 अलग-अलग पहलू सामने आते हैं। पहला पक्ष तरुण के परिवार का। उनका कहना है कि घटना की शुरुआत बेहद छोटी थी। एक बच्चे ने बालकनी से पानी से भरा हुआ गुब्बारा फेंका, जो नीचे से गुजर रही एक मुस्लिम महिला को लगा। अब ये वो स्थिति थी जो एक माफी के साथ वहीं खत्म हो सकती थी, लेकिन आरोप ये है कि बात यहीं नहीं रुकी। कहा जा रहा है कि महिला के पक्ष के कुछ लोग लाठी डंडे लेकर मौके पर पहुंच गए, और जब तरुण, जो उस समय घर पर भी मौजूद नहीं था, वापस लौटा तो उस पर हमला कर दिया गया। हमला इतना गंभीर था कि तरुण को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। लेकिन हर कहानी का एक दूसरा पहलू भी होता है दोस्तों, और इस मामले में भी सच 2 हिस्सों में बटा हुआ दिखाई देता है। दूसरा पक्ष यानी आरोपी पक्ष की ओर से एक लड़की, शाहीन, उसका दावा पूरी कहानी को एक अलग दिशा में ले जाता है। शाहीन के मुताबिक ये कोई मामूली गलती नहीं थी। वो कहती है कि गुब्बारा किसी बच्चे ने नहीं, बल्कि एक युवक ने जानबूझकर फेंका था, और यहीं से शुरू हुआ विवाद धीरे धीरे झगड़े में बदल गया। लेकिन सबसे चौंकाने वाला दावा यह है कि शाहीन के अनुसार झगड़े के दौरान तरुण पर हमला किसी बाहरी व्यक्ति ने नहीं किया था, बल्कि नशे की हालत में उसके अपने ही भाई से गलती से वार हो गया, और उसी वजह से तरुण की जान चली गई। यानी एक ही घटना और 2 अलग अलग कहानियां। अब दोनों के बीच सच कहीं खोता हुआ नजर आ रहा है दोस्तों। पुलिस ने इस मामले में अब तक 14 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, जांच जारी है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह मामला अब सिर्फ एक क्रिमिनल केस रह गया है, या फिर इसे जानबूझकर एक और दिशा दी जा रही है? क्योंकि जैसे ही इस घटना को हिंदू बनाम मुस्लिम का रंग मिला, वैसे ही बाहरी संगठनों की एंट्री शुरू हो गई। अलग अलग धार्मिक और सामाजिक समूह अचानक एक्टिव हो गए। बाहर से लोग आने लगे, बयान दिए जाने लगे, और देखते ही देखते एक लोकल विवाद सांप्रदायिक तनाव में बदलने लगा। सोशल मीडिया ने इस आग में घी डालने का काम किया है। अधूरी जानकारी, पुराने वीडियो, भड़काऊ मैसेज, सब कुछ तेजी से फैलने लगा, और नतीजा, उत्तम नगर की गलियों में अब सिर्फ डर नहीं था, बल्कि नफरत के नारे गूंजने लगे। खून की होली जैसे शब्द हवा में तैरने लगे, जो किसी भी समाज के लिए बेहद खतरनाक संकेत है। लेकिन कहानी का सबसे संवेदनशील और खतरनाक हिस्सा यहीं से शुरू होता है। बार बार देश के अलग अलग हिस्सों में एक पैटर्न देखने को मिलता है। जैसे ही कोई बड़ा मामला सामने आता है, आरोपी के घर पर बुलडोजर चल जाता है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का साफ आदेश है, बिना नोटिस और पूरी कानूनी प्रक्रिया के किसी का घर गिराना कानून के खिलाफ है। तो सवाल सीधा है, क्या उत्तम नगर में कानून को किनारे रख दिया गया है, या फिर यह कार्रवाई भीड़ के गुस्से को शांत कराने के लिए की गई है? अब जरा आज के हालात पर नजर डालते हैं। ईद का त्योहार है, जो खुशियों, मेल जोल और भाईचारे का प्रतीक माना जाता है। लेकिन उत्तम नगर में तस्वीर बिल्कुल उलट है। खुशी की जगह डर ने ले ली है। छोटे मोटे काम करने वाले लोग, जिनकी रोजी रोटी इसी इलाके से जुड़ी थी, अब डर के साए में है। अपना सामान समेटकर गांव की तरफ लौट रहे हैं। पुलिस का कहना है कि सब कुछ कंट्रोल में है, लेकिन अगर सच में हालात काबू में है तो लोग अपने घर छोड़कर क्यों भाग रहे हैं? यह सवाल जितना सीधा है, उतना ही बेचैन करने वाला भी। उत्तम नगर में ऊपर से सब कुछ सामान्य दिखता है, लेकिन अंदर ही अंदर डर की एक खामोश लहर दौड़ रही है। ऐसे नारे लगाए जा रहे हैं जो सिर्फ गुस्सा नहीं, बल्कि नफरत की गहराई को दिखाते हैं।
मुसलमानों को मारने, यहां तक कि उनकी कब्रों को भी तबाह करने की बातें, और सबसे चिंताजनक बात, इन नारों को रोकने की बजाय उन्हें गुस्सा निकालने का तरीका बताया जा रहा है। अब जरा खुद सोचिए, अगर किसी इंसान के घर के बाहर दिन रात उसके खिलाफ ऐसे नारे लगे तो क्या वो कभी चैन से रह पाएगा? उत्तम नगर के हालात, गांव में रहने वाले कई मुस्लिम परिवार अब इतने खौफ में हैं कि ईद से पहले ही इलाका छोड़ने का फैसला कर रहे हैं। 55 साल के जमील अहमद, जो पिछले 50 सालों से उसी इलाके में रह रहे हैं, आज अपने ही घर में खुद को अजनबी महसूस कर रहे हैं। कहते हैं कि उन्होंने अपने ही आसपास खून की होली जैसे नारे सुने और बस यहीं से डर ने उनके पूरे परिवार को जकड़ लिया। उनके छोटे छोटे बच्चे, पोते पोतियां सब डरे हुए हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा है करें तो करें क्या और जाएं तो जाएं कहां। वहीं एक और स्थानीय महिला फरजाना, जो पिछले 20 सालों से उसी इलाके में रह रही है, वो कहती है कि सबसे ज्यादा दर्द इस बात का है कि अब पड़ोसी भी पहले जैसे नहीं रहे। जो लोग कभी साथ रहते थे, साथ खाते पीते थे, आज एक दूसरे से बात करने में भी हिचक रहे हैं। वो कहती हैं, हम जाना नहीं चाहते, लेकिन ईद हमारे लिए खास है और ऐसे डर के माहौल में रहना अब मुश्किल होता जा रहा है। दिलचस्प बात यह है कि डर सिर्फ एक समुदाय में नहीं है, हिंदू परिवार भी उतने ही डरे हुए हैं। एक स्थानीय वकील बताते हैं कि उनके जानने वाले कई लोग इलाके से जा चुके हैं। वो कहते हैं, हम नहीं जा रहे हैं, लेकिन ये कहना गलत होगा कि सब कुछ ठीक है। यानी डर दोनों तरफ है, बस वजहें अलग अलग है दोस्तों। अगर पूरे मामले को ध्यान से समझे तो एक बात साफ नजर आती है, यह घटना शुरुआत में सांप्रदायिक नहीं थी, बल्कि एक छोटी सी गलती से शुरू हुआ। आपसी झगड़ा था और यह भी कहा जा रहा है कि परिवारों के बीच दुश्मनी पहले से काफी लंबे से चली आ रही थी, लेकिन बाद में बाहरी लोगों की एंट्री, अफवाहें और भड़काऊ बयान, इन सब ने मिलकर इस मामले को और बड़ा बना दिया। अब बात प्रशासन की। दिल्ली पुलिस का कहना है कि वो लगातार लोगों से बातचीत कर रही है और शांति बनाए रखने की कोशिश की जा रही है। पुलिस के मुताबिक किसी ने आधिकारिक तौर पर इलाका छोड़ने की बात नहीं की है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही इशारा करती है। लोग डर महसूस कर रहे हैं और रिपोर्ट्स भी यही दावा कर रही है। इसी बीच एक और मुद्दा सामने आया है दोस्तों, घर पर कार्रवाई का। एमसीडी ने कुछ घरों के हिस्सों को तोड़ दिया, यह कहते हुए कि वो नालों पर बने अवैध निर्माण थे। इसके बाद लोगों में डर और भी बढ़ गया। उन्हें लगने लगा कि कहीं उनके घर भी बिना नोटिस के तोड़ न दिए जाए। मामला कोर्ट तक पहुंच गया। लोगों ने याचिका दायर की कि बिना नोटिस उनके घर गिराए जा रहे हैं। इसके बाद एमसीडी ने कोर्ट में साफ कहा, अब बिना नोटिस कोई कार्रवाई नहीं होगी और जो भी होगा वो पूरी तरह कानून के अनुसार होगा। कोर्ट ने भी स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी तरह की तोड़फोड़ नियमों के तहत ही होनी चाहिए। इसी बीच दिल्ली हाई कोर्ट में भी इस मामले की गूंज सुनाई दे रही है। बुधवार को एक जनहित याचिका का जिक्र किया गया, जिसमें ईद से पहले उत्तम नगर में सांप्रदायिक तनाव चरम पर पहुंचने की आशंका जताई गई। ये याचिका एसोसिएशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ सिविल सोसाइटी की ओर से चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तेजस करिया की बेंच के सामने रखी गई। इसमें अपील की गई कि मामले को तुरंत सुना जाए। इस याचिका में बताया गया कि इस महीने की शुरुआत में 26 साल के एक युवक की दुखद हत्या के बाद इलाके में जान और माल को गंभीर खतरा पैदा हो गया है। यह भी जिक्र किया गया कि तरुण की हत्या के बाद माहौल लगातार तनावपूर्ण बना हुआ है। कई जगह सभाएं हो रही हैं, जहां वक्ता खुले तौर पर ईद पर खून की होली जैसे भड़काऊ आह्वान कर रहे हैं। याचिका में इस पूरे अभियान का विस्तार से ब्यौरा दिया गया है। भड़काऊ भाषण, आर्थिक बहिष्कार की बातें और 20 या 21 मार्च को होने वाले ईद के शांतिपूर्ण उत्सव को रोकने का इरादा। साथ ही यह भी बताया गया है कि एक समुदाय को लगातार धमकियां मिल रही हैं। अब अगर पूरे मामले को सीधे और साफ तरीके से समझें तो 3 बड़ी बातें सामने आती हैं। पहली बात, एक छोटी सी घटना कैसी एक बड़ी त्रासदी में बदल गई। एक गुब्बारे से शुरू हुआ झगड़ा एक युवक की मौत तक पहुंच गया और फिर पूरे इलाके, यहां तक कि राजधानी दिल्ली में तनाव फैल गया। और दूसरी बात, बाहरी दखल और अफवाहें। जैसे ही बाहरी लोग और संगठन इसमें शामिल हुए, मामला और भड़क गया। सोशल मीडिया ने भी इस आग में घी डालने का काम किया। तीसरी और सबसे खतरनाक बात, डर का माहौल। अब लोग एक दूसरे से डरने लगे हैं।
जो सालों से साथ रह रहे थे अब एक दूसरे पर शक कर रहे हैं। सीधी बात यही है, ये मामला अब सिर्फ कानून का नहीं रहा, ये समाज का मामला बन चुका है। पुलिस अपनी जगह काम कर रही है, लेकिन जब लोगों के मन में डर बैठ जाता है तो हालात संभालना आसान नहीं होता। लोगों के जरिए और कुछ लोगों के जरिए ये भी कहा जा रहा है कि ईद नहीं होने देंगे, खून की होली वगैरह वगैरह। और हम लोग ये देख रहे हैं कि आदरणीय होम मिनिस्टर साहब या पुलिस फोर्सेस जो करना चाहिए वो नहीं कर पा रही है। तो हम लोगों ने ये साइन किया, ऐसे करने वाले तो सभी होंगे, लेकिन चूंकि हम लोग जल्दी देना चाहते हैं, हो सकता है कल या परसों ईद हो जाए। आने वाले दिनों में चुनाव जीतने का एक नाकाम प्रयास कर रही है और उत्तम नगर की घटना निंदनीय घटना है। ये एक धार्मिक आयोजन पर अगर अपने त्योहारों में खुशी मनाने के लिए, अपने त्योहारों को मनाने के लिए अगर रोक लगे, प्रतिबंध लगे, रोका जाए, इसी तरह संभल में किया गया कि लोग अगर अपनी प्राइवेट जमीन पर भी, और किस तरीके से हाईकोर्ट ने कितने कड़े शब्दों में इसका संज्ञान लिया। मैं तो कहूंगा सरकार से कि ये सब छोड़े, लोगों को मनाने दे ईद सभी, और ये संविधान हमको ये ताकत देता है, सभी धर्म के लोगों को समान रूप से अपने त्योहारों को मनाने के लिए खुली छूट है, कोई प्रतिबंध नहीं है। लेकिन सिर्फ राजनीतिक कारणवश ये किया जा रहा है। मैं तो सरकार से कहूंगा कि खाली चुनावी राजनीति से ऊपर उठकर उनको देश में कैसे सौहार्द कायम रहे, कैसे खुशियां रहे, खुशियों को बांटने का त्योहार ईद है, ये प्रेम का त्योहार ईद है, ये इस चीज का त्योहार नहीं। ये हमारी जो गंगा जमुनी तहजीब है, जो हमारी विरासत है, उस विरासत को आप खंडित कर रहे हैं। मैं तो कहूंगा ये शर्मसार करने वाली घटना है और निश्चित तौर से सभी धर्म के लोगों की धार्मिक संवेदनाओं का ख्याल रखना सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है और राजधर्म है। अंत में सवाल वही है, क्या इलाका फिर से पहले जैसा शांत हो पाएगा या फिर ईद से पहले कोई बड़ी घटना होने की आशंका है? और अगर ऐसी आशंकाएं हैं तो क्या पुलिस और प्रशासन इसे पूरी तरह रोक पाएंगे? बहरहाल, आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहिए बुद्धा इंस्पायर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।